हाय, हेलो, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नया चैप्टर किंगडम्स, किंग्स एंड इन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए शुरू करते हैं, और उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। 3000 साल पहले की बात है। जो लोग राजा बनते थे वो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करते थे। अब उस सेक्रीफाइस या उस रिचुअल का नाम होता था अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस। अभी अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस क्या है? अब इसमें जो एक राजा जो राजा बनता था या शासक बनता था, वो क्या करता था, अपने घोड़े को खुला छोड़ देता था। आजाद भैया, जाओ जहाँ मन कर रहा है तुम घूमो। जा, कितना मस्त है ना। घोड़ा कहीं पे भी जाके घूम सकता है, कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आजाद है आज से वो, जहाँ मन करे वहाँ घूमे। बट नहीं, राजा इतना चालू था कि उसने अपने गार्ड्स को बोला कि जाओ मेरे घोड़े पे नजर रखो। मैंने खुला तो छोड़ दिया, पर नजर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी, कि देखो कहाँ जा रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। तो गार्ड्स लग गए पीछे। अब ये घोड़ा घूमते 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 पहुंच जाता है किंगडम, और एक किंगडम पे पहुंचा है जिस राजा के, वो राजा इस घोड़े को रोक लेता है कि भैया इधर किधर जा रहे हो तुम, रुक जाओ, ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें। मैं नहीं मानता तुम्हारा राजा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं मानता उसे राजा। ठीक है, तब भाई जब दूसरे किंगडम के दूसरे राज्य के राजा ने उस घोड़े को रोक दिया, और वो मानता ही नहीं है उस राजा को जिसका ये घोड़ा है, उससे पावरफुल, और वो चाहता ही नहीं कि वो राजा है, तो क्या हुआ, अब वो राजा जिसका ये घोड़ा है वो तो वहां पहुंच गया भाई लड़ाई करने उस किंगडम के राजा से जिसने इस घोड़े को रोका। अब हो गई लड़ाई देखने के लिए कि कौन सा राजा ज्यादा पावरफुल है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर किसी किंगडम का राजा इस घोड़े को जाने देता है कि भैया चलो चलो जाओ तुम, हमारी जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, तो कहा जाता था कि उस किंगडम के राजा ने उस राजा को जिसका एक घोड़ा है उसको एज अ राजा एक्सेप्ट कर लिया है, और वो उसको चाहते हैं कि वो परफॉर्म करे वो सेक्रीफाइस, और वो मानते हैं कि वो राजा जिसका एक घोड़ा है वो उससे ज़्यादा स्ट्रांग है। अब भैया जब तुमने मान लिया है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो तुम मेरे दोस्त बन गए हो, तो भाई तुम तो इनवाइटेड हो उस सेक्रीफाइस में जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। तो भैया वो सारे लोग जो एक्सेप्ट कर लेते थे कि वो राजा जिसका ये घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो वो भाई सारे आ जाते थे उस सेक्रीफाइस में, इन्वाइट किया जाता था उनको। और वो आते थे और खाली हाथ नहीं आते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आते थे उस राजा के लिए जो ये सेक्रीफाइस परफॉर्म करने वाला होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। अब भाई ये सेक्रीफाइस जो परफॉर्म किया जा रहा है वो भी ऐसे नहीं होता था, वो भी परफॉर्म करने के लिए बहुत ही सारे ट्रेंड जो प्रीस्ट होते थे, ट्रेंड पुजारी होते थे, वो आते थे उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए, और उनको भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स और गिफ्ट्स मिला करते थे। अब इस रिचुअल का सेंट्रल फिगर तो हमारा राजा ही होता था। उसके लिए स्पेशल सीट बनाई जाती थी, उसका जो राजगद्दी होती थी वो होती थी जो टाइगर की स्किन से बनी हुई, और जो उसका सारथी होता था, जो उसका कंपेनियन होता था बैटल फील्ड में, जिसने उसके कारनामे देखे हैं लड़ाई के टाइम पे, और जो उसके बहादुरी के किस्से उसको पता है, वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद होता था जब वो रिचुअल परफॉर्म हो रहा होता था। और उसके साथ साथ जो राजा की वाइफ, पत्नी और बच्चे जो होते थे, वो वहाँ पे उस रिचुअल में जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते थे वो परफॉर्म किया करते थे। वर्नास मीन्स कैटेगराइजेशन करना या डिवाइड करना। लोगों को 4 सोशल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था: ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। ब्राह्मण्स का काम था पढ़ना और पढ़ाना, रिचुअल्स और सैक्रिफाइस को परफॉर्म करना जिसके लिए उनको गिफ्ट्स मिलते थे। क्षत्रिय का काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना जिसके लिए वो युद्ध करते थे या फाइट में जाते थे। वैश्यास का काम था खेती करना, पशुपालन करना और गुड्स की ट्रेडिंग करना। शूद्रास से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो जो दूसरे ग्रुप्स हैं जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको सर्व करेंगे। तो जो हमारा सेक्रीफाइस परफॉर्म किया राजा ने, वहाँ पे ब्राह्मण्स अलाउड थे क्योंकि वो तो सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे थे, रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। क्षत्रिय वहाँ पे प्रेजेंट थे क्योंकि क्षत्रिय एक तरह से बैटल में कंपेनियन था राजा का। वैश्यास अलाउड थे उस सेक्रीफाइस में। वैश्यास वहाँ पे प्रेजेंट थे क्योंकि उनको परमिशन थे कि वो वहाँ पे आके जो भी रिचुअल हो रहा है उसको देखें, बट वो खाली हाथ नहीं जाते थे, वो गिफ्ट लेके जाते थे राजा के लिए। बट जो शूद्रास थे वो एग्जीक्यूट कर दिए गए थे उस रिचुअल से, उनको परमिशन नहीं थी उस रिचुअल को देखने की और वहाँ पे आने की। जनपद, अब जनपद क्या है? जन तो हमें पता है, जन मीन्स होता है लोग। अब जनपद, अगर वही लोग किसी जगह पर, किसी लैंड पर परमानेंटली सेटल डाउन हो जाते हैं और अपने फुट को वहाँ सेट कर लेते हैं, कहने का मतलब है वहाँ पे परमानेंटली रहने लगते हैं, तो वो लोग जनपद हो जाते हैं। तो वो राजा जिसने सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है, तो वो राजा सेक्रीफाइस परफॉर्म करने से पहले तो सिर्फ अपने ही लोगों का राजा था ना, सिर्फ अपने राज्य का राजा था। बट अभी उसने सेक्रीफाइस परफॉर्म कर लिया है तो उसके अंडर बहुत सारे राज्य आ गए हैं, और वहाँ के लोग जो परमानेंटली बहुत दिन से रह रहे हैं वो लोग एक तरह से जनपद हो गए हैं। तो वो राजा सिर्फ अपने राज्य का राजा नहीं है, वो जनपद का राजा है। ठीक है, तो जो ये जनपद थे वो लोग हट्स में रहते थे, पशुपालन करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, जैसे कि
चावल, गेहूँ, बार्ले, दालें, गन्ने, सरसों। और ये लोग मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते थे। जब ये मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते थे तो वो या तो ग्रे कलर पेंट होता था या फिर रेड कलर के पेंट होते थे, और इनको पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से जाना जाता है। और ये जो ग्रे कलर के पॉट्स जो पेंट होते थे, इनमें छोटे छोटे सिंपल जियोमेट्रिक पैटर्न्स होते थे या सिंपल लाइंस होती थी। तो इसमें एक तरह से पेंटेड डिज़ाइन होता था जो ये जनपद लोग बनाते थे। महाजनपद, जन मीन्स लोग, या वही लोग किसी जगह पे सेटल डाउन हो जाएं परमानेंटली, तो वो हमारे जनपद हो गए। अब महाजनपद का रोल आता है करीबन 2500 साल पहले, जब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गया था, तब कुछ जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो गए थे। महाजनपद की कैपिटल सिटी थी। अब वहाँ पे जो फोर्ट बने थे उसके आसपास कुछ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाने लगी। वो दीवारें लकड़ी, पत्थर और ईंटों से बनाई जाती थी। अब ये दीवारें क्यों बनाई जा रही थी फोर्ट के आसपास? क्योंकि वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। वहाँ के लोगों को डर था, अगर किसी ने अटैक किया तो वो खुद की रक्षा कैसे करेंगे। इसीलिए वहाँ के राजाओं ने अपने फोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाना शुरू कर दिया। जहाँ एक तरफ लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए फोर्ट के आसपास दीवारें बनवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ राजा ऐसे भी थे जो शो ऑफ करने के लिए अपने फोर्ट के आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनवा रहे थे, बिल्डिंग्स बनवा रहे थे, ताकि वो ये दिखा सके कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने रिच हैं। एक और रीज़न भी था, वो चाहते थे कि जो उनकी प्रजा है वो उनके कंट्रोल में रहे। इसलिए वो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रहे थे, फोर्ट बनवा रहे थे, जिससे उनकी जो प्रजा है वो ईजिली उस राजा के कंट्रोल में आ जाए। बिल्डिंग्स बनवाना और दीवारें बनवाना ईजी टास्क नहीं था, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती थी, लेबर्स की जरूरत होती थी। अब जब धीरे धीरे बिल्डिंग्स बन गई, डेवलपमेंट हो गया, तो कुछ नए राजा ने ये सोचा कि अब हमें अपनी जो आर्मी है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। अब आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने जो उनके सोल्जर्स थे उनको एक तरह से रेगुलर सैलरी पे करना स्टार्ट कर दिया। टैक्सेस। अब जब राजाओं ने बिल्डिंग्स बनवा ली, फोर्ट बनवा लिए, दीवारें बनवा ली, बड़ी बड़ी आर्मीज खड़ी कर ली, आर्मी मेंटेन कर ली, तो इतना इजी तो था नहीं। अब उसके लिए उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी। रिसोर्सेज के लिए जो कैपिटल होता था वो कम हो गया होगा, जिसकी वजह से जो राजा थे जनपद के, उन्होंने रेगुलर टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो लोग वो रिसोर्सेज वहाँ तक ला सके, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, जिससे वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर सके और ह्यूज फोर्ट बनवा सके। जो टैक्सेस थे वो लिए जाते थे किसानों से, पशुपालन करने वाले लोगों से, क्राफ्ट पर्सन थे उनसे, जो गुड्स को ट्रेड करते थे उन लोगों से, यहाँ तक कि जो हंटर्स और गैदरर्स थे उनसे भी राजा लोग टैक्स लेते थे, ताकि वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। चेंजेस इन एग्रीकल्चर। महाजनपद के टाइम पे दो मेजर चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में। पहला था ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर। अब लोहे के हल का इस्तेमाल किया जाने लग गया था मिट्टी को पलटने के लिए, जिससे मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ हो गई थी और जो फसल थी वो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। दूसरा था ट्रांसप्लांटिंग पैडी। अब यहाँ पे लोग बीजों को ऐसे बिखेरते नहीं थे, फैलाते नहीं थे खेतों में। अब वहाँ पे सैपलिंग्स किया जाना शुरू कर दिया था। लोगों ने एक एक पौधे को खेतों में क्यारियां बना के लगाना शुरू कर दिया था, जिससे उनका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ गया था। 200 साल पहले मगध महाजनपद का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। मगध से गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज होकर गुजरती थी। मगध ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई और लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गंगा नदी और ट्रिब्यूटरीज वहाँ से ही जाती थी। अब जब गंगा नदी वहाँ से जा रही है, पानी बहुत है, तो मगध का एक हिस्सा फॉरेस्ट बन चुका था। उस फॉरेस्ट की जो लकड़ियाँ थी वो घर बनाने के लिए, काट बनाने के लिए और रथ बनाने के लिए यूज़ की जाती थी। जब वहाँ जंगल था तो वहाँ पे जानवर भी थे, तो जो वहाँ के हाथी थे उनका यूज़ किया जाता था आर्मीज के लिए, और उन हाथी को वहाँ पे उस जंगल में ट्रेन भी किया जाता था, ताकि वो लोग उस बैटल में पार्टिसिपेट भी कर सकें। मगध के दो पावरफुल राजा थे, बिम्बिसारा और अजातशत्रु। इन लोगों ने जनपद में अपना शासन किया। राजगृह, जो कि राजगीर के नाम से जाना जाता है, आज बिहार में स्थित है, जो कभी मगध का कैपिटल हुआ करता था, बट राजगृह के बाद पाटलिपुत्र, जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं, उसको मगध का कैपिटल बना दिया। यूरोप के मैसेडोना में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अलेक्जेंडर था, वो विश्व के हर एक राज्य में अपना शासन करना चाहता था, और ऐसा माना जाता है कि वो एक वर्ल्ड कॉन्करर है, विश्व विजेता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने पूरे वर्ल्ड में शासन नहीं करा, बट कुछ हिस्सों में करा, जैसे कि इजिप्ट, वेस्ट एशिया। और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आया, जब बीज नदी के पास आए, तो वो मार्च करना चाहता था ईस्ट वर्ल्ड की तरफ, बट उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया आगे बढ़ने से, क्योंकि उनको डर था कि जो इंडिया के राजा हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी है और बहुत सारे शैरियट्स हैं और बहुत ही बड़े बड़े हाथी हैं, बहुत सारे हाथी हैं, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की सेना ईस्ट वर्ल्ड की तरफ नहीं आई और वो डर के वापस चली गई। वजी की कैपिटल वैशाली है, जो कि बिहार में है। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट आ चुकी थी, जिसको गण और संघ के नाम से जाना जाता है।
गण और संघ में कोई एक राजा नहीं होता था, यहाँ पे बहुत सारे राजा होते थे और हर एक राजा को राजा ही कहा जाता था। ये सारे राजा मिलके एक साथ सारे डिसीजन लेते थे, कब क्या कैसे करना है, ये सब कुछ एक असेंबली में इकट्ठा होते थे, फिर वहाँ पे डिसाइड करते थे, डिस्कशन होता था, डिबेट होती थी, फिर ये कुछ स्टेप लेते थे आगे। और ये सारे राजा जो भी रिचुअल होते थे वहाँ पे भी एक साथ परफॉर्म करते थे, सारे रिचुअल भी एक साथ परफॉर्म करते थे, कोई डिसीजन भी लेते थे वो भी एक साथ लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एनिमी ने अटैक किया है तो उसको किस तरह से आंसर करना है, इसके लिए भी वो लोग पहले असेंबली में इकट्ठा होते थे, फिर डिसाइड करते थे कि किस तरह से इस थ्रेट से ओवरकम किया जाए। हाँ, बट इस असेंबली में वुमेन, दास और कामकाज अलाउड नहीं थे और इसीलिए माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल किंगडम था। ये जो संघ था, ये गण था राजाओं का, बहुत ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि ये सारे काम मिलकर करता था। अजातशत्रु वजीज में अटैक करना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री वशकारा को बुद्ध के पास एडवाइस लेने के लिए भेजा। बट जब बुद्ध को पता चला कि वजी सारे डिसीजन मिलकर लेता है तो उन्होंने बोला कि वजीज पे कॉन्कर करना ईजी नहीं होगा क्योंकि वजी हमेशा सक्सेसफुल किंगडम रहेगा क्योंकि वो हमेशा सारे डिसीजन मिलकर लेते हैं, एक्ट टुगेदर करते हैं, जो भी डिसीजन होता है वो साथ में लेते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और वहाँ की जो वुमेन है वजी की, उनको फोर्स नहीं किया जाता है। वजी में इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ के जो कस्बे हैं, जो गाँव हैं, वहाँ दोनों जगह लोकल मंदिर बनाए हुए हैं और वहाँ के जो सेंट हैं उनका डिफरेंट बिलीव को भी वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और वहाँ पे जो भी पर्सन है उनको कंप्लीटली फ्रीडम है कि वो कभी भी अपनी कंट्री में आ सकते हैं और उस कंट्री को छोड़ के जा सकते हैं। इसलिए अजातशत्रु कॉन्कर नहीं करता होगा वजी को और वजी हमेशा सक्सेसफुल किंगडम रहेगा। आई होप आज का चैप्टर आपको समझ आएगा। प्लीज फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक। थैंक यू, सी यू टुमारो।